टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक वो मसल्स के ऊपर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखा, हम लोगों ने लोकोमोशन इन मूवमेंट की डेफिनेशन समझी, उसमें एक लिंक समझा, ठीक है, कि जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ये भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग मेन जो आते हैं वो मसल्स के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने मसल्स के बारे में एक लाइन यही सीखी है कि मसल्स एक टाइप का मस्कुलर मूवमेंट करती है, दे हैव द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन हो पाते हैं। तो अब हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि मसल्स जो होती है, मसल्स का जो मेन जो ओरिजिन होता है वो कौन सा ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन होता है मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मसल्स है उसका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूं। एनिमल टिश्यूज में हम लोग सीखते हैं बेटा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। वन आर द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड आर द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आर द मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ आर द नर्वस टिश्यू। जिसमें जो एनिमल जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो ओरिजिन होता है वो दोनों होता है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, मतलब तीनों होता है उसका, है ना। और पर्टिकुलरली जो कनेक्टिव टिश्यू और जो मस्कुलर टिश्यू है उनका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है। और 4 टाइप ऑफ टिश्यू, नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। अब यहाँ पे हम लोग मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स का ओरिजिन क्या हो गया, मीजोडर्मल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि इसके अंदर बेटा एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, आइरिस एंड सिलरी बॉडी, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो आइरिस एंड सिलरी बॉडीज, ये जो चीज है ये आप सेंसरी ऑर्गन और आई के अंदर पढ़ेंगे, जहां पे आपको ये सिखाया जाएगा। ये जो आइरिस जो होती है ये हमारे प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करती है। बेसिक सी बात है कि लाइट इंटेंसिटी कितना रेटिना तक पहुंचनी है ये आइरिस रेगुलेट करती है। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पर्टिकुलरली लाइट इंटेंसिटी कम पहुंचेगी, और पर्टिकुलरली आइरिस अगर डायलेट होगी तो लाइट ज्यादा से ज्यादा रेटिना में पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये आइरिस का काम है। और सिलरी बॉडी भी आइस के अंदर प्रेजेंट होती है और ये लेंस के कर्वेचर को रेगुलेट करती है। लेंस बिकम फ्लैटेंड एंड लेंस बिकम थिक, ठीक है। तो वो कौन कंट्रोल करता है, सिलरी बॉडी कंट्रोल करता है। तो ये जो ना आपकी प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है, आई के अंदर प्रेजेंट है। और इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। ये क्योंकि दोनों मसल्स हैं और इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया मसल्स जो है वो क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए इसके बाद में मैं आपको सेकंड पॉइंट समझा रहा हूं कि सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है। यहां पे आपको सार्कोलॉजी और मायोलॉजी के बारे में बता रखा है। सार्कोलॉजी और मायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान रखिए कि कहीं भी ये जो मायो वर्ड रहता है, जैसे कि अभी आप कुछ ना कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि मसल्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हम लोग देखेंगे, वन इज द एक्टिन एंड द अदर वन इज द मायोसिन। तो ये जहां पे भी मायो वर्ड आता है ना, तो मायो का मतलब मसल्स होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। और इसी के साथ साथ ये सार्को वर्ड भी ध्यान रखिए, सार्को वर्ड भी जहां आता है उसका मतलब मसल्स होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे जो मसल सेल होता है उसकी हम लोग मेम्ब्रेन जो है उसको इन जनरल तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं हम लोग, बट स्केलेटल मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोलेमा, ठीक है। तो प्लाज्मा लेमा को हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी, सार्कोलेमा। तो मतलब सार्को वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू मसल। तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये दे देगा कि सार्कोलेमा इज, तो पर्टिकुलरली वो आपको पता होना चाहिए कि वो मसल फाइबर या मसल सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अगर आपको बोल रहा है सार्कोजोम, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे सार्कोप्लाज्म बोल रहा है तो सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर सेल। तो सार्को वर्ड जहां पे भी दिखेगा आपको, इसका मतलब ये है कि हम लोग मसल्स की बात कर रहे हैं। और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मसल, ठीक है। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कितनी होती है, 639 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंटली ये दे रखा है अबाउट 40 to 50% जो होता है हमारा बॉडी वेट का वो क्या होती है, मसल्स होती है। तो 40 to 50% आवर बॉडी वेट इज द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ठीक है। अब जो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स है उसमें से एक प्रॉपर्टी तो हर बच्चा जानता है कि मसल्स के पास में क्या होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कैन फोर्सफुली शॉर्टन, ठीक है ना। हम लोग उसको फोर्सफुली शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बाइसेप्स मसल की बात करें, अगर आपसे बोले बाइसेप्स मसल को फ्लेक्स करिए, तो फ्लेक्स करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करते तो मसल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, एबिलिटी ऑफ मसल टू फोर्सफुली शॉर्टन, फोर्सफुली हम लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
दूसरी प्रॉपर्टी जो मसल्स की है, जो आपको इन जनरल पता है कि मसल्स जो होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है ना। मसल्स क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ मसल टू बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। और मसल्स क्या होती है, एक्सटेंसिबिलिटी शो करती है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मसल टू बी स्ट्रेच्ड, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है, जैसे एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये रिलेट करती है एक दूसरे से। जैसे कि एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, वो उसकी जो लाइनिंग में जो मसल होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रूसर मसल। मतलब कि वहां पे जो मसल होती है वो स्मूथ मसल होती है, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स में जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती है। एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो जब यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे फिल होता रहता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में जब पर्टिकुलरली ज्यादा यूरिन फिल हो जाता है, तो हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उन मसल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होए और ब्लैडर खाली हो जाए। तो जब ये पर्टिकुलरली जब देखिए फिल हो रहा है, तो फिल हो रहा है तो मतलब स्ट्रेच हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कि स्ट्रेच हो रहा है, तो हम लोग उसको प्रॉपर्टी को बोल देते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। बट जैसे ही वो एम्प्टी हो जाएगा तो वो वापस से अपनी शेप को मेंटेन कर लेगा। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ मसल टू बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। जैसे स्टमक में हम लोग जानते हैं, और हमारा जो पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज लाइंड बाय द स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप समझेंगे कि यहाँ पे जो मसल्स होती है वो मस्कुलरिस हम लोग बोलते हैं, मस्कुलरिस लेयर होती है, जो सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक मसल्स से बनी हुई होती है। 3 टाइप की मसल्स होती है इधर, जो स्मूथ मसल्स होती है। तो ये भी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग फूड लेते रहते हैं, तो एक टाइम बाद, क्योंकि ये डिस्टेंसिबल बैग है, मतलब बर्स्ट नहीं हो सकता, तो उसके अंदर फूड जाता जा रहा है और ये स्ट्रेच होता जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेच होता जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी नहीं होती मसल की, तो क्या हम लोग इतना फूड ले पाते, नहीं ले पाते, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। और जैसी जो स्टमक से फूड एम्प्टी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वापस से वो मसल्स रिलैक्स हो जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज द इलास्टिसिटी टू बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मसल इलास्टिसिटी शो करती है, और मसल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्सटेंसिबिलिटी की भी होती है। इसके बाद में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक ना कॉमन प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर और मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स तो एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल का मतलब ये होता है कि पहले जो मेम्ब्रेन है, वो पहले मेम्ब्रेन एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करती है, उसको कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर जाती है, और फिर वो वापस से रीपोलराइज कर जाती है, मतलब कि वो एक इंपल्स जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है वो भी एक्साइटेबल है। आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन्स जो है वो भी एक्साइटेबल है, और उसी के साथ साथ जो हमारे मसल फाइबर है वो भी क्या है, एक्साइटेबल है। इसका मतलब यह है कि न्यूरॉन से जो इंपल्स आएगी और वो मसल्स को स्टिमुलेट करेगी, तो मसल्स भी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, और वो क्या होगी, एक्साइट होगी। जब वो एक्साइट होगी, जब भी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं एक्साइटेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है ना। जब तक वो एक्साइट नहीं होगी मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी सीखी। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हम लोगों ने देखा कि मसल्स क्या होती है, फोर्सफुली शॉर्टन हो सकती है। फिर हम लोगों ने देखा कि मसल जो होती है इलास्टिसिटी शो करती है, वो स्ट्रेच हो सकती है, उसको खींच सकते हैं, जैसे रबड़ बैंड को आप खींच सकते हैं तो वो इलास्टिसिटी शो करता है। और वैसे ही एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी पर्टिकुलरली एक्सटेंसिबिलिटी, जो हम लोग स्ट्रेच करने की बात कर रहे हैं, और इलास्टिसिटी का मतलब जैसे वो रबड़ को हम लोग छोड़ते हैं, जैसे वैसी मसल को जैसी वो रिलैक्स होगी तो वो वापस से अपने शेप को मेंटेन कर लेगी। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी एक्साइटेबिलिटी, जो कि हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन्स और मसल फाइबर के बीच में कॉमन होती है, और न्यूरॉन जैसे कि एक्साइट कर सकते हैं वैसी मसल भी एक्साइट कर सकती है, ठीक है ना। और ये इसको सिंपली मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे को अपने हैंड को मूव करना है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कमांडिंग सेंटर होता है, ये आप ध्यान रखिए। वहां से इंपल्स आएगी और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वहां से जो न्यूरॉन आ रहे हैं और इन मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जब भी ये मैं इन मसल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी कमांडिंग है वो कमांडिंग तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है। तो जितने भी इंपल्स है वो जो हमारे बॉडी के अंदर वायरिंग है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स, वो वायरिंग के थ्रू वो कहां जा रहे हैं, मसल फाइबर के अंदर जा रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। तो आई होप ये आपको चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी के बारे में जानना, क्योंकि ये जो होती है कॉमन होती है, कॉमन प्रॉपर्टी विद न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं उसके साथ में ये क्या होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। देखिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि जो टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली मसल्स। वन इज द स्केलेटल मसल, जिसकी वजह से मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट अभी भी कर पा रहा हूं, और वन इज द स्मूथ मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है ना, जो विसरल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, वो आपको सुपरफिशियली नहीं दिख रही है। ठीक है, और थर्ड टाइप ऑफ मसल व्हिच इज प्रॉपर्ली प्रेजेंट इन द हार्ट मसल्स व्हिच आर द कार्डियक मसल। तो 3 टाइप की मसल्स आपको ध्यान रखनी है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल। ठीक है, तो इसी विसरल मसल्स को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल या विसरल मसल्स या फिर कार्डियक मसल, था ना। तो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे कि इन मसल्स का क्या काम है। ठीक है, कहां पे ये प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन क्या है, और पर्टिकुलरली हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि इसका अपीयरेंस क्या है ना, मतलब ये दिखती कैसी है। ठीक है, और पर्टिकुलरली इसका नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या है। नेचर ऑफ रेगुलेशन का मतलब ये होता है क्या ये वॉलंटरी काम करती है, क्या ये इनवॉलंटरी काम करती है। ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का भी मतलब हम लोग देखेंगे कि वॉलंटरी का मतलब होता है कि विद आवर विल, है ना, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मेरे को अपने हैंड्स को मूव करना है, जब तक मैं अपनी विल के अकॉर्डिंगली इसको मूव नहीं करूंगा, ये अपने आप नहीं होंगे। और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, विदाउट आवर विल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलेशन देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे कहां प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल्स आर एसोसिएटेड विद आवर बोन्स, जहां जहां बोन्स प्रेजेंट है वहां पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट है, हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर कार्डियक मसल एसोसिएटेड विद द हार्ट, तो इसके लिए तो सिंपली आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कार्डियक मसल मतलब हार्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 7। तो ये हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ हमारे मसल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको 3 टाइप की मसल डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स हो गई हमारी स्केलेटल मसल, और इसको स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। ये जो स्ट्राइटेड मसल है, इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं कि ये डायग्राम में आपको क्या समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 डायग्राम देख रहे हैं कंपैरिजन के लिए, और एक ये मैग्नीफाइंग इमेज देख रहे हैं। तो ये तो एक कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन है और ये एक माइक्रोस्कोपिक आपका डायग्राम है। इस माइक्रोस्कोपिक डायग्राम में क्या कर रखा है, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल को लिया गया है और उसकी एक थिन सेक्शनिंग करी गई है ना। जैसे कि हम लोग एक सिंपल भाषा में बात करें कि मान लीजिए कि ये बाइसेप्स मसल है, इसको लिया गया है और उसकी थिन सेक्शनिंग करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया गया है। क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे डायरेक्टली आप मसल तो रख नहीं सकते कि देखने के लिए, उसकी क्या करनी पड़ती है, थिन सेक्शनिंग करनी पड़ती है। थिन सेक्शनिंग का मतलब एक पेपर की फॉर्म में उसको इतना पतला काट दिया जाता है कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे विजुअलाइज कर सके उसको। तो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए देखिए मैं सिंपली आपको बताता हूं कि क्या क्या इसमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में देख रहे हो, ये एक मसल फाइबर, जैसे कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द वन मसल फाइबर। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे कलर से देखते हैं। और ठीक है, तो ये जो पार्ट है देखिए, दिस इज द वन मसल फाइबर। ठीक है, दिस इज द अनदर मसल फाइबर। तो मतलब स्केलेटल मसल जो होती है बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बनती है। तो ये सारे के सारे आपको मसल फाइबर दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द अनदर मसल फाइबर। ठीक है, और ये एक और मसल फाइबर है, और ऐसे करके बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक बेसिक चीज देखी कि ये जो इमेज है, ये इमेज के अंदर ये सारे के सारे जो मेरे को दिख रहे हैं, ये मसल फाइबर दिख रहे हैं। और अभी हमको अगर डायग्राम में देखा जाए, काउंट करने के लिए बोला जाए कि ये जो स्केलेटल मसल है इसमें कितने मसल फाइबर है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 मसल फाइबर दिख रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद में जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको दिखता है कि ये जो ब्लैक ब्लैक कलर करके डॉट्स जो है, ये जो ब्लैक करके डॉट्स है, ये वाले ब्लैक करके जो डॉट्स है, इसको हम लोगों ने लेबल कर रखा है, दीज आर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये जो आप मसल फाइबर देख रहे हैं, जिसका एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है आपको इस मसल फाइबर का, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहे होंगे बेटा। एक आपको जैसे इधर दिख रहा है, फिर एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 5, बहुत सारे हो सकते हैं, 6 7, इसमें देख लीजिए
तो आपको क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियस का जो नंबर है वो एक से ज्यादा दिख रहा है, और एक से ज्यादा जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसको यूनी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे या मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे? यस, उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तो इसका मतलब स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं या स्केलेटल मसल्स होती है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? यस, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में मैंने अभी आपको दो चीजें बताई है, एक मैंने बताया कि इसका सिलेंड्रिकल शेप है, दूसरा मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अब मैं तीसरी चीज आपको बताने वाला हूं, यहां पे दे रखा स्ट्राइएशन, और ये वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पे ये जो स्ट्राइएशन दे रखा है, ये स्ट्राइएशन का मतलब क्या है? अगर आपको इसको बिल्कुल ही आपको क्लियर दिख पा रहा है, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, या फिर इस इमेज में आप देखिए कि इसी का एक मैग्नीफाइंग इमेज है, यहां पे आपको कुछ बैंड्स दिख रहे होंगे। बैंड्स का मतलब एक कुछ डार्क लाइन दिख रही होगी, फिर आपको लाइट दिख रही होगी, फिर डार्क दिख रही होगी, फिर लाइट दिख रही होगी, ठीक है? तो वो आपको अल्टरनेशन ऑफ बैंड्स दिख रहे होंगे, है ना? मैं क्या बोल रहा हूं? अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है ना? कुछ आपको डार्क लाइन दिख रही होगी, कुछ लाइट दिख रही है, फिर कुछ डार्क दिख रही है, फिर कुछ लाइट दिख रही है, तो आपको ये अल्टरनेशन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइएशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशन बोलते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ एक बेसिक बना लैंग्वेज में समझिए कि स्ट्राइएशन किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मसल्स है और मसल के अंदर कुछ प्रोटीन होंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इसी की वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। तो ये जो स्ट्राइएशन आप देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं? उन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के अरेंजमेंट की वजह से देख पा रहे हैं। वो कुछ इस तरह से अरेंज है कि एक तरफ आपको डार्क लाइन दिख रही है, फिर व्हाइट दिख रही है, फिर डार्क दिख रही है, फिर व्हाइट दिख रही है, मतलब डार्क और लाइट, डार्क और लाइट, इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड अपीयरेंस बोलते हैं और स्ट्राइएशन बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या होती है? स्ट्राइटेड मसल्स होती है, ठीक है? तो यहां पे देखिए, इधर आपको क्लियर नहीं होगा बट इस डायग्राम में क्लियर होगा कि अगर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, फिर डार्क फिर लाइट, इस तरह का आपको एक पैटर्न देख रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएशन। तो मैंने आपको तीसरी चीज समझाई, पहली मैंने आपको समझाई कि ये जो है ये मसल फाइबर्स हैं, देयर आर मेनी मसल फाइबर विल form the skeletal muscle, this muscle fiber are cylindrical shape। दूसरी चीज मैंने आपको समझाया कि इसके जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें क्या है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको समझाई कि इसको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, और स्ट्राइटेड मसल्स में स्ट्राइएशन देखने को मिलता है। तो स्ट्राइएशन का मतलब क्या है? एक लेम लैंग्वेज में, एक बिल्कुल सिंपल भाषा में कोई भी आपसे पूछे कि स्ट्राइएशन क्या होता है, तो स्ट्राइएशन का मतलब आप सिंपली उसको ये बोलिए कि किसी भी मसल फाइबर के अंदर अगर आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है कि डार्क बैंड, फिर उसके बाद लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, और ये डार्क बैंड और लाइट बैंड कोई पूछे कि ये क्यों बनता है, तो आप ये सिंपली बोलिए कि मसल जो होती है कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनती है, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है कि जिसकी वजह से हमको डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह से कुछ अल्टरनेशन वाला पैटर्न देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशन बोलते हैं। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि स्ट्राइएशन जो होता है वो कुछ अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड और लाइट बैंड के कारण होता है। तो ये तो हो गई माइक्रोस्कोपिक इमेज, ठीक है? तो इसमें कुछ चीजें आपको क्लियर ना भी हो तो हम लोग एक कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ठीक है? यहां पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये मसल फाइबर, देखिए 1 2 3 4, ये आपको मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, और इस मसल फाइबर में न्यूक्लियस देखिए बेटा आप, ये रे न्यूक्लियस। तो क्या आपको इधर न्यूक्लियस एक दिख रहा है या ज्यादा दिख रहे हैं? यस, तो आपको इधर ज्यादा दिख रहे हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहां पे भी आपको कुछ डार्क बैंड, लाइट बैंड दिख रहे हैं। देखिए मैं आइडेंटिफाई करता हूं, ये देखिए ये डार्क हो गया, उसके बाद में ये फिर लाइट हो गया, ठीक है? फिर देखिए डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। तो इस तरह से आपको ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड का जो पैटर्न दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्राइएशन बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई है? ठीक है। इसके बाद में मैं आपको फोर्थ पॉइंट समझा रहा हूं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या होती है? वो वॉलंटरी होती है या इनवॉलंटरी होती है, ठीक है? तो खुद सोचिए आप कि स्केलेटल मसल्स को क्या आप अपने विल के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं या अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती है? तो यस, हम लोग अपनी विल के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। जहां जहां बोन्स हैं वहां वहां स्केलेटल मसल्स हैं। अगर ये फेस में जो फेशियल बोन्स है, इससे एसोसिएटेड जो मसल्स हैं वो कौन सी होगी? स्केलेटल मसल्स होगी। अगर ये लिम्स है, यहाँ पे जो बोन्स है उससे एसोसिएटेड जो मसल्स है वो क्या होगी? स्केलेटल मसल्स होगी, ठीक है ना? अगर रिब्स हैं,
रिब्स से एसोसिएटेड जो मसल्स हैं वो क्या होगी, स्केलेटल मसल्स होगी। तो स्केलेटल मसल्स को हम लोग क्या करवा सकते हैं, अपने विल के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। सो इट इज वॉलंटरी मसल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इट इज ऑल्सो द वॉलंटरी मसल। तो क्या ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं इसके बारे में कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ठीक है ना, द टाइम पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी लेस, मतलब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ये, है ना। तो ये पर्टिकुलरली 0.1 सेकंड में पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। और तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत तेजी से हो जाती है तो इसमें जो ब्लड वेसल की सप्लाई है वो भी ज्यादा होती है ना। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। बट हम लोग कंपेरेटिवली देखेंगे तीनों मसल्स में, तो हम लोग ये पाएंगे कि कार्डियक मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है और उसके अंदर जो पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है और पर्टिकुलरली स्ट्राइएशन पैटर्न इज ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड एंड ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट का मतलब वही है अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है। फंक्शन इसका सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि ये जो मसल होती है वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। इसमें कोई ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता। देखिए ब्रांचिंग का मतलब होता है कि ये मसल की ब्रांच इससे जुड़ी हुई है, इस मसल की ब्रांच इससे जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। सेपरेट मसल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये मसल फाइबर अलग है, ये मसल फाइबर अलग है। ऑल मसल फाइबर्स आर सेपरेटेड, दे आर नॉट ज्वाइंड बाय द ब्रांचिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग नहीं होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है वो फेरीफ्री होती है ना। यहाँ पे देखिए कि इसकी पोजीशन क्या है, देखिए फेरीफ्री है, मतलब आउटर साइड में, बीच में नहीं है। ये देखिए इधर बाहर की तरफ में, ठीक है, इधर भी बाहर की तरफ में। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बाहर की तरफ में दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो फेरीफ्री है, आउटर साइड, साइटोप्लाज्म के आउटर साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो होती है इसके अंदर अबंडेंट होती है ना, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन जो पीरियड होता है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो वेरी रैपिड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी हमको ज्यादा चाहिए। देखिए ब्लड सप्लाई जो डिपेंड करता है, ब्लड सप्लाई में क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन मसल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ब्लड सप्लाई में क्या होती है, गैसेज होती है। इन मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो न्यूट्रिएंट जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, और कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में नहीं बनेगी। और इनकम्प्लीट मतलब कि एनारोबिक कंडीशन में अगर मसल आ जाती है तो हमको पता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट इज लीड टू फेटिग। फेटिग का कारण यही होता है कि हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल्स जो होती है वो एनारोबिकली रेस्पायर करके उसके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, फेटिग, इजिली फेटिग हो जाती है क्योंकि बेटा इसमें स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है, तो ये इजिली क्या होती है, फेटिग हो जाती है। मसल्स क्या है, थोड़ी देर बाद में ही एनारोबिक कंडीशन में आ जाती है और वो क्या हो जाती है, उसमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है और वो फेटिग होने लग जाती है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग रनिंग करते हैं, है ना, आपने 100 मीटर है ना रेस दौड़ा, आप बहुत तेजी से दौड़े, तो आप है ना जब दौड़ रहे हैं तो उस टाइम पे मसल जो है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज है। बट कुछ टाइम बाद आप महसूस करते हैं कि अब आप फर्दर दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मसल क्रैम्प आ जाता है और कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्लड की एबिलिटी थी उस मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने की, वो अब उतनी नहीं है, क्योंकि जो वो मसल्स है उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुकी है, वो मसल की फुलफिल हो नहीं रही है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी मसल को, तो मसल जो होती है वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लग जाती है, और वो एनारोबिकली जब रेस्पायर करेगी तो आपको पता ही है कि वहां पे इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल के बीच में, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती और इसी वजह से हम लोग चल नहीं पाते। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड का भी फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर वो पर्टिकुलरली वो मसल फिर वापस से अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाती है। तो इसलिए स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेरी रैपिड होने की वजह से वो क्या हो जाती है, इजिली क्या हो जाती है, फेटिग हो जाती है, ठीक है। इसका जो कंट्रोल है बेटा वो सीएनएस से कंट्रोल होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कोई भी मसल ले लीजिए, अगर लिम्स की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने तो सेंट्रल नर्वस से सिग्नल आएंगे आपके, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए लिम्स के अंदर, टंग के अंदर, आईलिड के अंदर, और ना पर्टिकुलरली देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर आर द स्केलेटल मसल्स आर
प्रेजेंट, ठीक है। और यही जो स्केलेटल मसल है, इट इज ड्यू टू दिस ओनली हम लोग अपना पोस्चर चेंज कर पा रहे हैं, हम लोग लोकोमोशन कर पा रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है। एक बार क्विक हम लोग रिवीजन करते हैं। स्केलेटल मसल्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि स्केलेटल मसल जो होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है और उसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, तो वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा, जब स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर हम लोग जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो हमको पेरिफेरी के ऊपर न्यूक्लियस देखने को मिलता है और वो न्यूक्लियस जो होता है सिंगल नहीं होता है, वो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसलिए हम लोग फिर बोलने लग जाते हैं कि ये जो मसल्स हैं वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इन मसल्स के अंदर जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे इनको रखते हैं तो हमको अल्टरनेशन और कुछ डार्क बैंड लाइट बैंड का कुछ पैटर्न दिखता है इसको, और वो पैटर्न जो है फिर स्टडी किया गया तो पता लगा कि वो कुछ प्रोटीन्स जो है उनके अरेंजमेंट के कारण वो पैटर्न बना हुआ है। तो इसलिए इन मसल्स को हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल देते हैं और इस अपीयरेंस को हम लोग स्ट्रिएशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जो स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इस मसल के अंदर जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ये इजीली फैटीग कर जाती है और इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलंटरीली कंट्रोल करता है, ठीक है। और यही मसल जो होती है ये डिफरेंट हमारे बॉडी पोस्चर और लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इन द कमिंग लेक्चर्स हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप ऑफ मसल जो है हमारी वो कौन सी होगी, स्मूथ मसल्स हो गई। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको विसरल मसल्स किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। तो डायग्रामेटिकली आप ये जो देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्केलेटल मसल को बोला कि इसकी थिन सेक्शनिंग करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम लोगों ने स्टडी करा, वैसे ही स्मूथ मसल्स को लेट्स अज्यूम एलिमेंट्री कैनाल की मसल को निकाल लिया और उसकी थिन सेक्शनिंग करा और उसको हम लोगों ने क्या रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है और ये आपकी क्या है, कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इमेज में आप देख रहे हैं कि आपको ये जो मसल फाइबर है ये अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो आपको ये स्पिंडल शेप दिख रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से स्पिंडल शेप है, ठीक है। इस तरह से स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप का मतलब ये होता है कि इसके जो दोनों एंड है वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। जैसे इस तरह से ये जो है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, क्योंकि इसके जो दोनों एंड है, देखिए ये वाला जो एंड है ये भी फ्यूज है और ये वाला जो एंड है ये भी फ्यूज है। इसको फ्यूसीफॉर्म भी बोलते हैं, है ना। मैंने क्या क्या बोला वो मैं इधर लिख देता हूं। वन इज द स्पिंडल शेप, इसका जो शेप है वो क्या है, स्पिंडल शेप। और स्पिंडल शेप के लिए आपको कई बार क्वेश्चन में ये भी वर्ड यूज करता है, फ्यूसीफॉर्म, ठीक है। स्पिंडल शेप एंड फ्यूसीफॉर्म। चलिए, और इसके बाद में अगर हम लोग इसके अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और सिंगल होता है। तो यहां पे आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और वो क्या होता है, सिंगल होता है। तो जैसे स्केलेटल मसल में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है पेरिफेरी पे होता है और बहुत सारे होते हैं और वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, वैसे ही इधर भी हम लोगों ने शेप को स्टडी करा कि स्पिंडल शेप होती है, दोनों एंड फ्यूज होते हैं तो उसको फ्यूसीफॉर्म भी बोलते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है सेंट्रल न्यूक्लियस है और कहां है, सेंटर में है, ठीक है। और यहां पे हम लोग जब देखते हैं कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो सार्कोप्लाज्म है, चाहे इस डायग्राम में देखिए चाहे इस डायग्राम में देखिए, आपको यहां पे कोई भी अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात क्लियर हो रही है ना आपको। देखिए यहां पे कोई भी आपको अंदर डार्क बैंड लाइट बैंड का कोई अल्टरनेशन पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो सर यहां पे भी नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब, तो क्या मैं इसको स्मूथ मसल विसरल मसल के साथ साथ इसको मैं नॉन स्ट्राइटेड मसल भी बोल सकता हूं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है ना। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स का मतलब इसके अंदर क्या है, आपको कोई भी है ना पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा अल्टरनेशन ऑफ लाइट बैंड और डार्क बैंड का, लाइक अदर मसल विच इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में जो देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग नॉन स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं। और क्योंकि इसको जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूं तो मेरे को इसके अंदर कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड और लाइट बैंड को, तो ये मसल मेरे को बिल्कुल स्मूथ दिखती है,
ठीक है, बिल्कुल स्मूथ दिखती है। देखिए स्मूथ को हम लोग है ना हिंदी में है ना बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल चिकनी दिखती है। चिकनी का मतलब यह है कि बिल्कुल साफ दिखती है, वो उसमें बीच में एक न्यूक्लियस दिखता है, बाकी पूरी साफ दिखती है, वो जैसे इधर दिख रहा है इधर दिख रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। तो स्मूथ मसल, विसरल मसल या फिर आपकी नॉन स्ट्राइटेड मसल, ये बात आपकी एक ही, हम लोग एक ही मसल्स की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग इसकी जब रेगुलेशन की बात करते हैं तो स्मूथ मसल का जो रेगुलेशन होता है तो वो क्या वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी होगा? तो खुद आप सोचिए, जैसे स्केलेटल मसल्स को हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे थे, उसी की वजह से हमारे मूवमेंट्स हो पा रहे थे, तो क्या मैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कंट्रोल कर पा रहा हूं? क्या मैं ऐसा कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूं कि मैं फूड जब स्वेलो करूं तो फूड जो है वो कहीं भी रुक जाए, इधर रुक जाए इधर रुक जाए? नहीं, वो तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हो रहा है और फूड हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और यूरिन पर्टिकुलरली एम्प्टी हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो स्मूथ मसल्स होती है वो क्या होती है, वॉलंटरी होगी या इनवॉलंटरी होगी? यस, दिस वन इज द इनवॉलंटरी। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि इन मसल्स का जो यूज होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए होता है। अभी जैसे स्केलेटल मसल्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, कार्डियक मसल तो 24/7 काम करती रहती है, बट स्मूथ मसल का काम जो है बहुत लिमिटेड होता है। जैसे मैंने फूड एंगल करा तभी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होगा, बाकी तो क्या होगा, है ना। यूरिन जब पर्टिकुलरली एम्प्टी करना है, जब यूरिनरी ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाकी तो क्या करेगी। तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी लेस होती है ना। तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई लेस होती है, और ब्लड सप्लाई इसके अंदर लेस होती है तो पर्टिकुलरली, और इसमें जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत स्लो होता है। पेरिस्टल्सिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो बहुत देर बाद फिर रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करी फिर रिलैक्स करी। जैसे स्केलेटल मसल का बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो फेटिक भी इजीली कर जाती है, बट स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत स्लो होता है। ठीक है ना, और स्लो होता है और फिर वो वापस से रिलैक्स कर जाती है, तो इसलिए वो फेटिक भी नहीं करती। तो स्मूथ मसल डू नॉट फेटिक। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको हम लोग और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। स्ट्राइएशन देखा हम लोगों ने, स्ट्रैप्टेड अपीयरेंस होता है जो कि इसमें एब्सेंट है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या हो गया, इनवॉलंटरी हो गया। स्ट्रक्चर इसका स्पिंडल शेप है और ये भी क्या होती है, अनब्रांच्ड है। देख लीजिए, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। ये स्पिंडल फाइबर अलग है, ये स्पिंडल फाइबर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही है। इसके बाद में ये क्या है, यूनि न्यूक्लिएटेड है और जो न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है वो सेंटर में है। इसके बाद में ब्लड सप्लाई जो इसके अंदर है बहुत कम है, ब्लड सप्लाई। ठीक है ना, और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो है। देखिए ये दोनों चीजें रिलेट करती है। जब स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसमें स्लो है तो इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत ही नहीं ज्यादा। ठीक है, फेटिक जो है वो भी नहीं होता है, क्योंकि ये भी चीज है ना रिलेट करती है। देखिए स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो तो इसलिए फेटिक नहीं करती है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होगा तो ये फेटिक भी जल्दी करेगी। ठीक है, कंट्रोल जो होता है वो किससे होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, हम लोग नर्वस सिस्टम में ही पढ़ते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, जो क्या है बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद में एग्जांपल्स कहां प्रेजेंट है, ये इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, तो ये हमारे ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरे रेक्टम तक, एनस तक ये सारी की सारी मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है। आइरिस, सिलरी बॉडी, अभी मैं आपको यही डिस्कस कर रहा था कि आइरिस एंड सिलरी बॉडी आर द एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन है एंड रेस्ट मसल्स आर द मेसोडर्मल ओरिजिन। तो आइरिस आप देख पा रहे हैं, ये जो आउटर साइड में आपको कॉर्निया के बाद में अंदर जो दिख रही है वो आइरिस दिख रही है, और ये जो प्यूपिल का डायमीटर देख पा रहे हैं आप। ठीक है ना, और सिलरी बॉडी भी जो होती है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, हमारी एक विसरल ऑर्गन में। आई एक विसरल ऑर्गन है, एक बॉल है, बॉल के अंदर है। तो विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे एक बॉटल है बेटा, बॉटल के अंदर जो कैविटी है वो एक विसरल कैविटी है। तो उस कैविटी के अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पे स्मूथ मसल्स होती है। तो हमारे बॉडी में कैविटी कहाँ है, एलिमेंट्री कैनाल होगी, ब्लड वेसल्स होगी, जितनी भी पाइप लाइक ट्यूबुलर ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना, वहां पे क्या होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, तो वापस से एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस करा। हम लोगों ने देखा कि स्मूथ मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया, इसका जो शेप होता है स्पिंडल शेप होता है। इसी को फ्यूसिफॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसके दोनों एंड क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। न्यूक्लियस जो है सेंट्रल है और सिंगल है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं है, डार्क बैंड लाइट बैंड का पैटर्न देखने को नहीं मिलता है हमको। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग नॉन स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। ब्लड सप्लाई इसमें क्या है, कम है। ठीक है,
फेटिग नहीं होती है और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, और विसरल ऑर्गन्स के एग्जांपल कुछ हम लोगों ने डिस्कस करे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो स्केलेटल मसल में भी ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है और इसके अंदर भी ब्रांचिंग पैटर्न नहीं है। ठीक है, लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ मसल विच आर द कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल का भी आप एक माइक्रोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं। ठीक है, थिन सेक्शनिंग करी हुई कार्डियक मसल की, और ये आप कार्टूनिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो आपको एक मसल दूसरे मसल फाइबर के थ्रू ब्रांचिंग के थ्रू जुड़ा हुआ दिखेगा। देखिए ये मसल फाइबर एक था, ठीक है, फिर ये ब्रांचिंग के थ्रू दूसरे मसल फाइबर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसके अंदर आपको ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फिर किसी और से जुड़ा हुआ है, ये किसी और से जुड़ा हुआ है, तो ब्रांचिंग पैटर्न आपको कार्डियक मसल के अंदर देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस और स्ट्राइएशन आप इस इमेज में देखिए, आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखेगा। आपको देखिए बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है, ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहा है, तो ये आपको ब्रांचिंग दिख रही है। ठीक है, ब्रांचिंग दिख रही है, और ब्रांचिंग के साथ साथ आपको एक चीज नोटिस करिए, जो स्केलेटल मसल्स में आपने देखा था स्ट्राइएशन, आपको डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड का पैटर्न दिख रहा है। तो क्या मैं इस मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स बोल सकता हूं? यस। तो स्केलेटल मसल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड, और ये भी क्या होती है, स्ट्राइएटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होता है। दूसरी बात, ये जो इसका जो शेप है, ये भी आपको सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, इस पेन के जैसा आपको एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है। ये न्यूक्लियस की पोजीशन आप देखिए, न्यूक्लियस आपको सेंटर पे दिख रहा है। और क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है? ये सवाल जो है बच्चों को डाउट रहता है, और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। डायग्राम देखते हैं, वो देखते हैं सिलेंड्रिकल शेप, तो सर ये एक मसल फाइबर, 1 2 3, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, तो सर ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। बट ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जो होती है बेटा, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। इसका कारण क्या है वो देखिए बेटा। यहाँ पे क्या होता है, जो आप ये जो चीज देख रहे हैं इंटरकलेटेड डिस्क, जो अभी तक दोनों मसल्स में हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, ये इंटरकलेटेड डिस्क ये देखिए इधर प्रेजेंट है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो एक मसल फाइबर और दूसरे मसल फाइबर को डिवाइड करता है। देखिए यहां पे भी इंटरकलेटेड डिस्क है। ठीक है, तो ये जो इंटरकलेटेड डिस्क होती है, ये इंटरकलेटेड डिस्क क्या कर रही है, एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर से डिस्कनेक्ट कर रही है। तो आपको जरूर ये अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा मे बी कैमरे के अंदर, बट मैंने आपको ये ग्रीन कलर कर दिया है बताने के लिए कि इंटरकलेटेड डिस्क यहाँ प्रेजेंट है। तो अब आप खुद देखिए बेटा कि यहाँ पे दो इंटरकलेटेड डिस्क के बीच में एक मसल फाइबर बोला जा रहा है कि वो कार्डियक मसल फाइबर है, तो उसके बीच में आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है या एक से ज्यादा दिख रहा है? यस। तो आपको यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल दिख रहा है सर, यहाँ पे भी सिंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी सिंगल दिख रहा है, और यहाँ पे भी कोई आगे इंटरकलेटेड डिस्क होगी तो यहाँ पे भी आपको सिंगल न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि कार्डियक मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड और यूनि न्यूक्लिएटेड, तो आपका आंसर क्या होगा, यूनि न्यूक्लिएटेड होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो एक सेपरेट कर रही है दो मसल फाइबर को। ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरा मसल फाइबर है। हाँ ये सही है कि मसल फाइबर के बीच में ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग अभी तक हम लोगों ने स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में कहीं नहीं देखी, तो ब्रांचिंग आपको इस मसल्स के अंदर देखने को मिलती है, विच इज इट्स यूनिक कैरेक्टर। लाइक इंटरकलेटेड डिस्क भी आपको यहाँ ही देखने को मिल रही है। ठीक है ना, बाकी शेप वाइज देखा जाए तो सिलेंड्रिकल शेप है, वो तो स्केलेटल मसल्स भी थी, यूनि न्यूक्लिएटेड है वो तो स्मूथ मसल्स भी थी, बट नई क्या चीज देखने को मिल रही है, एक तो इंटरकलेटेड डिस्क देखने को मिल रही है और एक ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल की बात होगी। स्ट्राइएशन इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए, स्ट्राइएशन दो मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। स्मूथ मसल का तो नाम ही स्मूथ है, स्मूथ मतलब कि वो प्लेन है, उसमें कोई भी स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हो गए वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो अपीयरेंस है वापस से स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, मतलब कि वापस से वही डार्क बैंड लाइट बैंड का पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। फंक्शन इसका इनवॉलंटरी होता है, कार्डियक मसल को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, कोई ऐसा है क्या कि पर्टिकुलरली है ना हार्ट की मसल को रोक लेगा फिर वापस से चालू कर लेगा? नहीं, वो तो अपना काम करेगी, वो रुक गई तो फिर रुक ही गए फिर हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इसका सिलेंड्रिकल शेप है और इसमें ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। यूनि न्यूक्लिएटेड होती है ये मसल्स, और जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो आपको ध्यान रखनी है, सेंट्रल होती है। ठीक है, इसके बाद में ब्लड सप्लाई इसके अंदर मैक्सिमम होती है। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो क्योंकि कार्डियक मसल को बेटा हमेशा काम करना होता है, 24/7 काम करना होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स को रिक्वायरमेंट है गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की, वो बाकी मसल्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। जब वो ज्यादा है तो इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना, कंपेरेटिवली टू स्केलेटल मसल्स एंड
स्मूथ मसल। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसमें रैपिड होता है। देखिए मैंने स्केलेटल मसल में आपको वेरी रैपिड बताया था, मतलब कि उससे कम तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा, फिर कार्डियक मसल, फिर स्मूथ मसल। तो रैपिड होता है। फेटिक नेवर, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई इसमें ज्यादा है तो फेटिक नहीं होगी, ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में मिलती रहेगी। और इट इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस एंड एएनएस, ठीक है। तो ये सीएनएस भी इसको कंट्रोल करता है और एएनएस भी कंट्रोल करता है, क्योंकि सीएनएस में आप देखते हैं कि उसके अंदर एक मेडुला एब्लोंगेटा वाला पार्ट है, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हार्ट मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों टाइप की मसल्स देखी। तो यहाँ पे आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि तीनों मसल्स का काम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हम लोगों ने देखा, इसके बाद में हम लोगों ने स्मूथ मसल्स के बारे में सीखा, एंड इसके बाद में हम लोगों ने थर्ड कार्डियक मसल के बारे में देखा। तो टाइप्स ऑफ मसल्स हमारा इधर कंप्लीट हुआ है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्योरली हम लोग फिर अब स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, उन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप सर्वोत्तम डाउट पोर्टल के ऊपर ये डाउट हमारे क्लियर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।